लॉ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज को। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कवर करने जा रहे हैं इट्स आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 जो है वो किसकी बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। अब आर्टिकल जो 14 है वो अगर हम आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें तो उसके अंदर इन चारों आर्टिकल्स के अंदर बात की गई है राइट टू इक्वालिटी की। जनरली अगर देखें तो राइट टू इक्वालिटी मीन्स क्या है कि हर एक पर्सन जो है वो लॉ के आगे क्या है, इक्वल है। तो किसी भी बेसिस पे जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अगर हम देखें तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये चीजें जो है वो आ जाएंगी आपकी। अगर हम आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें तो ये क्या कहता है, दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इंडिया। तो ये जो है हमारी जो आर्टिकल 14 की जो बेयर लैंग्वेज है वो ये कहती है दैट स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकती क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो अभी अगर हम इसके एक एक एक्सप्रेशन को समझें तो फर्स्ट उन्होंने कहते हैं दैट स्टेट। अभी स्टेट क्या है क्या नहीं है, आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है दैट स्टेट में कौन कौन सी जो चीजें हैं वो इंक्लूड होती है, कौन कौन से पर्सन, कौन कौन सी अथॉरिटीज जो है वो स्टेट के अंदर आएंगे। तो हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। अभी एनी पर्सन के अंदर क्या आएगा कि स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को मना नहीं कर सकता। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। अभी एनी पर्सन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से पर्सन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, किस किस को इस एक्ट के इस आर्टिकल के अंदर जो है प्रोटेक्शन मिलती है वो हमें पता चलेगा। तो एनी पर्सन में क्या कौन कौन से पर्सन आएंगे, ऑल पर्सन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जितने भी पर्सन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर हैं वो सारे ही जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे और उन सबको आर्टिकल 14 के अंदर जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है। चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो नॉन सिटीजन्स हो, चाहे वो एलियंस हो, सबको जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगी। तो देखो केस ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हाइलाइट की थी कि पर्सन में सिर्फ मेल्स और फीमेल्स ही इंक्लूड नहीं होंगे बट इट आल्सो इंक्लूड्स ट्रांसजेंडर्स एंड हिजड़ा पर्संस। तो ट्रांसजेंडर्स और हिजड़ा पर्संस भी इसके अंदर आएंगे। तो पर्संस के अंदर कौन कौन से पर्संस आ जाएंगे, सारे पर्संस आ जाएंगे, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो नॉन सिटीजन हो, हर एक तरह का पर्सन जो है वो जो है उसे आर्टिकल 14 के अंदर जो प्रोटेक्शन है वो उसे मिलेगी। नेक्स्ट एनी पर्सन क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो आर्टिकल 14 जो है वो दो एक्सप्रेशंस यूज करता है। फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकेंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो फर्स्ट अगर हम देखें इट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब होता है कि जो भी पर्सन्स लॉ के आगे हैं उन सबको इक्वल ही माना जाएगा। किसी भी पर्सन को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस या कोई भी स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिलेगी। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ जो था एसी डायसी का, उससे हमें ये कंसेप्ट जो है वो डिराइव किया है, विच इज ओरिजिन, जिसका ओरिजिन जो क्या है वो इंग्लिश है। कि किसी भी पर्सन को, कि हर एक पर्सन चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, कोई भी रैंक उसका चाहे कुछ भी रैंक हो, उससे जो हर एक पर्सन को इक्वल ही माना जाएगा बाय बिफोर लॉ और उसके हर एक पर्सन के ऊपर सेम लॉ जो है वो एप्लीकेबल होंगे। तो ये क्या कहते हैं कि किसी भी पर्सन को वट एवर इज रैंक और वट एवर इज सुपीरियरिटी, हर एक पर्सन को सेम ट्रीटमेंट मिलेगी और किसी भी पर्सन को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस वगैरह नहीं मिलेंगी। Then next we have is equal protection of laws in India। तो ये कहाँ से दिया गया है, सेक्शन 1 ऑफ 14th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 1 से ये जो ये उस पे बेस है, ठीक है। एंड इट इज एन अमेरिकन कंसेप्ट, ठीक है। ये क्या कहता है कि जितने भी लोग हैं उनके ऊपर इक्वल लॉज अप्लाई होने चाहिए इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो अगर सर्कमस्टांसेस सिमिलर हैं तो उस केस में किसी को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए और सबके ऊपर इक्वल लॉज अप्लाई होने चाहिए। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज आपके घर में दो बच्चे हैं, एक 6 साल का बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा है, ठीक है। तो इक्वालिटी कब होगी, तब नहीं होगी जब आप दोनों को सेम एजुकेशन, सेम खाना, सेम मतलब सब कुछ प्रोवाइड करोगे। बल्कि इक्वालिटी कब होगी जब जो 6 साल का बच्चा है उसको उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली और जो 12 साल का बच्चा है उसे उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो भी है चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनके पूरे हों। इक्वालिटी तब होगी। लेकिन अगर आप दोनों को सेम दोगे, सिमिलर का मतलब इक्वालिटी नहीं होता, बल्कि जो भी पर्सन की रिक्वायरमेंट्स है उन सबकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना इक्वालिटी मानी जाती है, ठीक है। वही अगर आपके घर पे 6 साल के 2 बच्चे हैं तो अगर आप दोनों को सेम दे रहे हो
देन दैट वुड बी इक्वालिटी। तो इक्वालिटी क्या होती है, सेम सर्कमस्टांसेस में होनी चाहिए। अगर एक सर्कमस्टांसेस में हर एक के ऊपर सेम लॉज अप्लाई होंगे देन दैट वुड बी इक्वालिटी, ठीक है। तो इसलिए एक प्रिंसिपल पे बेस है दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अनअलाइक, ठीक है, कि जो लोग एक जैसे हैं उनको एक जैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और जो लोग एक जैसे नहीं है उनको उसके जैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, तभी इक्वालिटी मानी जाएगी, ठीक है। अगर किसी को एक चपाती की भूख है तो उसे हम एक देंगे और किसी को दो की भूख है तो उसे दो मिलेंगे, देन दैट इज इक्वालिटी। अगर एक को एक की भूख है, एक को दो की भूख है, आप दोनों को एक एक दे रहे हो, देन दैट कैन बी इक्वालिटी, ठीक है, बिकॉज एक का पेट तो पूरा भर जाएगा पर दूसरे का तो नहीं भरेगा, तो वो तो इक्वालिटी नहीं मानी जा सकती। तो इक्वालिटी क्या होती है, अगर सेम सर्कमस्टांसेस में लोग हैं तो उनको सेम सर्कमस्टांसेस में सेम ट्रीटमेंट मिलेगी, देन दैट वुड बी इक्वालिटी। तो इसी लॉ के अंदर जो लेजिस्लेशन होती है उनके पास पार होती है कि जो भी कई बार बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके ऊपर कुछ स्पेशल लॉज बनते हैं, या फिर वुमेन के लिए या फिर चिल्ड्रंस के लिए कुछ स्पेशल लॉज बनते हैं, तो वो इसलिए बनते हैं ताकि उन लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके। अगर एक बैकवर्ड क्लास को और एक अच्छी क्लास, अगर दोनों ही पर्सन्स को सेम ट्रीटमेंट्स मिलेंगी, सेम लॉज मिलेंगी, तो हो सकता है कि उस टाइम पे इक्वालिटी ना हो, बिकॉज जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग होते हैं उनके पास कई बार उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। तो इसलिए जो भी कई बार कुछ लॉज ऐसे बनाए जाते हैं जिनके लिए बैकवर्ड क्लासेस के पास बेटर अपॉर्चुनिटीज आ सके, सो दैट वुड बी इक्वालिटी, ठीक है। तो इसी के अंदर जो क्लास लेजिस्लेशन है वो प्रोहिबिट की जाती है कि मीन्स अगर कोई भी पर्सन सेम क्लासेस के हैं तो उस केस में आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। बट अगर कोई रीजनेबल रीजन है आपके पास, कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो रही है, तो देन दैट वुड बी परमिटेड। जैसे एक बैकवर्ड क्लास का हो गया, एक दूसरी क्लास का हो गया, तो उसको आप मतलब अलग अलग उसकी क्लासिफिकेशन करके बैकवर्ड के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हूँ या वुमेन के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, तो वो सब कुछ भी इक्वालिटी के अंदर ही आएगा। हम ये नहीं कह सकते दैट देयर इज नो इक्वालिटी, देयर इज बीइंग डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देन अगर देखा जाए तो श्रीनिवास थिएटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हाईलाइट की थी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में चाहे बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, लेकिन ये सेम नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है, बिकॉज जितने भी लोग हैं ये सब पे डिनाई करता है कि किसी भी पर्सन को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए। वही जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो उसमें लॉ जो है उन्हें जेनरिक सेंस में यूज किया गया है, क्योंकि वहीं पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में क्योंकि लॉज वर्ड आता है तो उसमें जो लॉज है उन्हें स्पेसिफिक सेंस में यूज किया गया है। So this was the concept of Article 14 of Constitution of India. I hope you like my video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो then do like my video and subscribe my channel for more such videos. Thank you guys.